हेलो दोस्तों, नमस्कार। एलपी सरकारी जॉब चैनल पर आपका हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करता हूं। आपके उज्जवल भविष्य की कामना के साथ इस सेशन का शुरुआत कर रहा हूं। इसका आपके पास 4 सेशन पहुंच गया है। ये 5वां सेशन है। बस मेरा ध्येय है जो भी टॉपिक उठाया जाए उससे जितने भी प्रश्न हों उससे आपको अवगत कराया जाए। ये कठिन प्रश्नों की श्रृंखला है, अधिक प्रश्नों की श्रृंखला है। इसके बाद में रिवीजन क्लास चलाएंगे, उसमें कम प्रश्न रख के उसकी विधिवत व्याख्या करेंगे, वो आपके सामने भेजेंगे। तो आपसे रिक्वेस्ट है कि आप सेशन को चालू करने से पहले शेयर कर दें अपने दोस्तों के पास और उनसे भी कहें कि चैनल को सब्सक्राइब करके लोकप्रिय बनाएं, ताकि हम भी आपके लिए अच्छी से अच्छी, कड़ी से कड़ी मेहनत करके आपके भविष्य के प्रति हम भी मेहनत करने के लिए तैयार रहें। तो चलिए, इस सेशन का पहला प्रश्न है, मास्टरमाइंड समिति का अभिमत। मास्टरमाइंड समिति का अभिमत क्या है, ये आपको बताना है। प्रश्न नंबर 206 में तो ब्रिटिश लोक सेवा को तटस्थता का परित्याग कर देना चाहिए, या तटस्थता ब्रिटिश लोक सेवा की अद्वितीय विशेषता है, या ब्रिटिश लोक सेवा तटस्थ नहीं है, या ब्रिटिश लोक सेवा ऊपरी तौर पर ही तटस्थ दिखलाई देते हैं। प्रश्न नंबर 206 का उत्तर देने का प्रयास करें। मास्टरमाइंड समिति का अभिमत क्या है? ब्रिटिश लोक सेवा को तटस्थता का परित्याग कर देना चाहिए। तटस्थता ब्रिटिश लोक सेवा की अद्वितीय विशेषता है। ब्रिटिश लोक सेवा तटस्थ नहीं है। ब्रिटिश लोक सेवा ऊपरी तौर पर ही तटस्थ दिखलाई देती है। तो भाई, क्या आपका उत्तर सही हो जाएगा? मास्टरमाइंड समिति का अभिमत है कि तटस्थता ब्रिटिश लोक सेवा की अद्वितीय विशेषता है। भाई, मास्टरमाइंड समिति का अभिमत है तटस्थता ब्रिटिश लोक सेवा की अद्वितीय विशेषता है। प्रश्न नंबर 206 का ऑप्शन ब आपका सही उत्तर होगा। अगले प्रश्न पे आ जाएं। प्रश्न नंबर 207, हूवर आयोग का अभिमत है। हूवर आयोग का क्या अभिमत है? लोक सेवकों को राजनीतिक क्रियाकलापों से दूर रहना चाहिए। लोक सेवकों को राजनीतिक क्रियाकलापों से दूर नहीं रहना चाहिए। लोक सेवकों को नीति संबंधी प्रश्नों में तटस्थ नहीं रहना चाहिए। लोक सेवकों को चुनाव में सक्रिय भाग लेना चाहिए। हूवर आयोग ने क्या अभिमत दिया है इसमें से? प्रश्न नंबर 207 का उत्तर देने का प्रयास करें। तो हूवर आयोग लोक सेवक को राजनीतिक क्रियाकलाप से दूर रहने का विचार दिया है। ऑप्शन आ, लोक सेवकों को राजनीतिक क्रियाकलापों से दूर रहना चाहिए। लोक सेवकों को राजनीतिक क्रियाकलापों से दूर रहना चाहिए, ऐसा अभिमत हूवर आयोग ने दिया था। भाई, हूवर आयोग का मत है। प्रश्न नंबर 207 का ऑप्शन आपका सही उत्तर होगा। प्रश्न नंबर 208, तटस्थता के संबंध में हूवर आयोग का ऐसा विचार नहीं है। तटस्थता के संबंध में हूवर आयोग का ऐसा विचार नहीं है। भाई, क्या विचार नहीं है, इस पे देखते हैं। वरिष्ठ लोक सेवकों को केवल औपचारिक वक्तव्य ही प्रेस को देने चाहिए। वरिष्ठ लोक सेवकों को सार्वजनिक या निजी वक्तव्य प्रेस को नहीं देने चाहिए। वरिष्ठ लोक सेवकों को ऐसे क्रियाकलापों से दूर रहना चाहिए
जिससे ऐसा ज्ञात होने लगे कि वे किसी राजनीतिक दल या उसकी राजनीति से संबंध रखते हैं। वरिष्ठ लोक सेवकों को सार्वजनिक भाषण देना चाहिए। प्रश्न नंबर 208 उत्तर देने का प्रयास करें भाई। तटस्थता के संबंध में हूवर आयोग का क्या विचार नहीं था? तो पहले हम देख लेते हैं इनका विचार क्या था। वरिष्ठ लोक सेवकों को केवल औपचारिक वक्तव्य ही प्रेस को देने चाहिए, ये हूवर आयोग का विचार था। वरिष्ठ लोक सेवकों को सार्वजनिक या निजी वक्तव्य प्रेस को नहीं देने चाहिए, ये भी हूवर आयोग का विचार था। वरिष्ठ लोक सेवकों को ऐसे क्रियाकलापों से दूर रहना चाहिए जिससे ऐसा ज्ञात होने लगे कि वे किसी राजनीतिक दल या उसकी राजनीति से संबंध रखते हैं, ये भी विचार दिया था हूवर आयोग ने। तो अब आपका एक ऑप्शन बचा है, वरिष्ठ लोक सेवकों को सार्वजनिक भाषण देना चाहिए। नहीं भाई, ये विचार नहीं था। सार्वजनिक भाषण वरिष्ठ लोक सेवकों को नहीं देना चाहिए, यही सा विचार हूवर आयोग ने नहीं दिया कि वरिष्ठ लोक सेवक सार्वजनिक भाषण दें। ये विचार हूवर आयोग का नहीं है। तो प्रश्न नंबर 208 का ऑप्शन द आपका सही उत्तर हो जाएगा। प्रश्न नंबर 9, लोक सेवकों को राजनीति में भाग लेना चाहिए या नहीं? इस प्रश्न पर विचार करने के लिए ब्रिटेन में एक समिति गठित की गई जिसका नाम क्या था? लोक सेवकों को राजनीति में भाग लेने के लिए या भाग लेना चाहिए या नहीं? लोक सेवकों को राजनीति में भाग लेना चाहिए या नहीं? इस प्रश्न पर विचार करने के लिए ब्रिटेन में एक समिति गठित की गई जिसका नाम क्या था? मास्टरमैन समिति नाम था, या फुलटन समिति, या हूवर आयोग, या उपरोक्त में से कोई नहीं। तो लोक सेवकों को राजनीति में भाग लेना चाहिए या नहीं लेना चाहिए, इस प्रश्न पर विचार करने के लिए ब्रिटेन में मास्टरमैन समिति का गठन किया गया था। मास्टरमैन समिति। प्रश्न नंबर 209 का ऑप्शन आपका सही उत्तर होगा। चलिए भाई अगले प्रश्न पे आते हैं। प्रश्न नंबर 210, लोक सेवा में तटस्थता पर हूवर आयोग का विचार है। लोक सेवा में तटस्थता पर हूवर आयोग का क्या विचार है भाई? लोक सेवकों को दलीय प्रत्याशी के रूप में चुनाव में भाग लेना चाहिए, या लोक सेवकों को निर्दलीय प्रत्याशी के रूप में चुनाव में भाग लेना चाहिए, या लोक सेवकों को सभी प्रकार के राजनीतिक क्रियाकलापों से दूर रहना चाहिए, या लोक सेवकों को नीति संबंधी मामलों में तटस्थ नहीं रहना चाहिए। हूवर आयोग का क्या विचार था इसमें? प्रश्न नंबर 210, तो क्या विचार है ये हम देख लेते हैं। इनका क्या विचार नहीं था? लोक सेवकों को दलीय प्रत्याशी के रूप में चुनाव में भाग लेना चाहिए, नहीं लेना चाहिए। लोक सेवकों को निर्दलीय प्रत्याशी के रूप में चुनाव में भाग लेना चाहिए, नहीं लेना चाहिए। लोक सेवकों को सभी प्रकार के राजनीतिक क्रियाकलापों से दूर रहना चाहिए, सही है। लोक सेवकों को नीति संबंधी मामलों में तटस्थ नहीं रहना चाहिए, रहना चाहिए। तो प्रश्न नंबर 210 का ऑप्शन सा आपका सही उत्तर होगा। प्रश्न नंबर 210 का ऑप्शन सा आपका सही उत्तर होगा। अगले प्रश्न पे आ जाएं। प्रश्न नंबर 211, आज सभी प्रशासक राजनीतिक हैं क्योंकि वे लोकहित के प्रति उत्तरदायी होते हैं, यह विचार किसका है? आज सभी प्रशासक राजनीतिज्ञ हैं क्योंकि वे लोकहित के प्रति उत्तरदायी होते हैं, ये विचार किसका है? प्रश्न नंबर 211, मास्टरमैन समिति ने ऐसा विचार दिया।
या पॉल एप्पलबी ने ऐसा विचार दिया, या हूवर आयोग ने ऐसा विचार दिया, या उपरोक्त में से किसी का नहीं है? आज सभी प्रशासक राजनीतिज्ञ हैं, क्योंकि वे लोकहित के प्रति उत्तरदायी होते हैं। यह विचार किसका है? तो भाई ऐसा विचार देने वाले पॉल एप्पलबी हैं। पॉल एप्पलबी। प्रश्न नंबर 211 का ऑप्शन बा आपका सही उत्तर होगा। अगले प्रश्न पे आ जाएं। प्रश्न नंबर 212, लोक सेवा की तटस्थता, राजनीतिक तटस्थता का विचार। लोक सेवा की राजनीतिक तटस्थता का विचार क्या है भाई? प्रगतिशील विचार है, या आधुनिक विचार है, या रूढ़वादी विचार है, या नवीन विचार है? लोक सेवा की राजनीतिक तटस्थता का विचार कैसा विचार है, ये आपको बताना है। प्रगतिशील विचार है, आधुनिक विचार है, रूढ़वादी विचार है, धारणा है, या नवीन विचार है? तो लोक सेवा की राजनीतिक तटस्थता का विचार एक रूढ़वादी विचारधारा है, रूढ़वादी धारणा है। प्रश्न नंबर 212 का ऑप्शन सा आपका सही उत्तर होगा। प्रश्न नंबर 213, लोक सेवा की राजनीतिक तटस्थता की रूढ़वादी धारणा को निम्न तर्क के आधार पर चुनौती दी जा रही है। लोक सेवा की राजनीतिक तटस्थता की रूढ़वादी धारणा को निम्न तर्क के आधार पर चुनौती दी जा रही है। ये कौन कौन से तर्क हैं, क्या तर्क हैं, किस प्रकार के तर्क हैं? नीति निर्धारण की प्रक्रिया में लोक सेवक राजनीतिक कार्यपालिका के सहयोगी बन गए हैं। लोक सेवा राजनीतिक दलों का अंग बन गई है। राजनीतिक और लोक सेवक साथ साथ काम करते हैं। लोक सेवक चुनाव लड़कर राजनीति में आने लगे हैं। तो प्रश्न नंबर 213 का उत्तर दें भाई। लोक सेवा की राजनीतिक तटस्थता की रूढ़वादी धारणा को निम्न तर्क के आधार पर चुनौती दी जा रही है। ये चुनौती क्या दी जा रही भाई? ऑप्शन आ, नीति निर्धारण की प्रक्रिया में लोक सेवक राजनीतिक कार्यपालिका के सहयोगी बन गए हैं। प्रश्न नंबर 213 का ऑप्शन आ आपका सही उत्तर होगा। अगले प्रश्न पे आ जाएं। प्रश्न नंबर 214, लोक सेवा की राजनीतिक तटस्थता की धारणा को चुनौती दी जाती है, क्योंकि लोक सेवा की राजनीतिक तटस्थता की धारणा को चुनौती दी जाती है क्योंकि लोक सेवकों का कार्य बदल गया है। लोक सेवक नीति निर्माण प्रक्रिया में सक्रिय रूप से भाग लेते हैं। लोक सेवक राजनीतिक दलों के प्रति निष्ठा रखते हैं। लोक सेवकों की पदोन्नति राजनीतिज्ञों की इच्छा पर निर्भर है। तो प्रश्न नंबर 214, लोक सेवा की राजनीतिक तटस्थता की धारणा को चुनौती दी जाती है। क्यों भाई चुनौती दी जाती है? प्रश्न नंबर 214 का उत्तर दें। तो लोक सेवा की राजनीतिक तटस्थता की धारणा को चुनौती दी जाती है क्योंकि लोक सेवक नीति निर्माण प्रक्रिया में सक्रिय रूप से भाग लेते हैं। लोक सेवा की राजनीतिक तटस्थता की धारणा को चुनौती दी जाती है क्योंकि लोक सेवक नीति निर्माण प्रक्रिया में सक्रिय रूप से भाग लेते हैं। प्रश्न नंबर 214 का ऑप्शन बा आपका सही उत्तर होगा। प्रश्न नंबर 215 भाई देखें, इस संसार में कोई भी वरिष्ठ सरकारी अधिकारी किसी प्रशासन की नीतियों के भावनात्मक लगाव से बच कैसे सकता है?
इस संसार में कोई भी वरिष्ठ सरकारी अधिकारी किसी प्रशासन की नीतियों के भावनात्मक लगाव से बच कैसे सकता है? यह कथन किसका है? हूवर आयोग का, पॉल एप्पलबी का, मास्टरमाइंड समिति का या हार्लैंड क्लीवलैंड का? प्रश्न नंबर 215 का उत्तर दें भाई। प्रश्न नंबर 215, इस संसार में कोई भी वरिष्ठ सरकारी अधिकारी किसी प्रशासन की नीतियों के भावनात्मक लगाव से बच कैसे सकता है? ये कथन किसका है? हूवर आयोग, पॉल एप्पलबी आयोग, मास्टरमाइंड समिति आयोग या मास्टरमाइंड समिति या हार्लैंड क्लीवलैंड? तो भाई ऐसा हार्लैंड क्लीवलैंड का कथन है कि इस संसार में कोई भी वरिष्ठ सरकारी अधिकारी किसी प्रशासन की नीतियों के भावनात्मक लगाव से कैसे बच सकता है? प्रश्न नंबर 215 का ऑप्शन द आपका सही उत्तर होगा। प्रश्न नंबर 216, वह कौन सा देश है जहां औद्योगिक क्षेत्र में कार्य करने वाले कर्मचारियों को चुनाव में प्रत्याशी के रूप में खड़ा करने का अधिकार है? वह कौन सा देश है जहां औद्योगिक क्षेत्र में कार्य करने वाले कर्मचारियों को चुनाव में प्रत्याशी के रूप में खड़े होने का अधिकार है? तो ये भारत में है या इंग्लैंड में या अमेरिका में या उपर्युक्त में से कोई नहीं? प्रश्न नंबर 216 का उत्तर देने का प्रयास करें भाई, और साथ में सेशन को शेयर करते रहें और अधिक से अधिक इस चैनल को लोकप्रिय बनाने का प्रयास करें। प्रश्न नंबर 216, वह कौन सा देश है जहां औद्योगिक क्षेत्र में कार्य करने वाले कर्मचारियों को चुनाव में प्रत्याशी के रूप में खड़ा करने या खड़ा होने का अधिकार है? तो ये इंग्लैंड में अधिकार है भाई। इंग्लैंड में औद्योगिक क्षेत्र में कार्य करने वाले कर्मचारियों को चुनाव में प्रत्याशी के रूप में खड़ा करने का अधिकार है। तो प्रश्न नंबर 216 का ऑप्शन बा आपका सही उत्तर हो जाएगा। अगले प्रश्न पे आ जाएं। प्रश्न नंबर 217, भारत में लोक सेवक किसी राजनीतिक दल का सदस्य हो सकता है, किसी राजनीतिक आंदोलन में भाग ले सकता है, अपनी पसंद के राजनीतिक दलों को चुनाव के समय वोट दे सकता है या किसी सार्वजनिक मंच से राजनीतिक भाषण दे सकता है? तो भारत में लोक सेवक किसी राजनीतिक दल का सदस्य हो सकता है? नहीं हो सकता। किसी राजनीतिक आंदोलन में भाग ले सकता है? नहीं ले सकता। किसी सार्वजनिक मंच से राजनीतिक भाषण दे सकता है? नहीं दे सकता है। भारत में लोक सेवक अपनी पसंद के राजनीतिक दल को चुनाव के समय वोट दे सकता है। प्रश्न नंबर 217 का ऑप्शन सा आपका सही उत्तर होगा। अगले प्रश्न पे आ जाएं। प्रश्न नंबर 218, इंग्लैंड में लोक सेवक स्थानीय संस्थाओं की गतिविधियों में भाग ले सकते हैं जहां राजनीतिक तटस्थता का अर्थ बड़ा लचीला है, क्योंकि इंग्लैंड में लोक सेवक स्थानीय संस्थाओं की गतिविधियों में भाग ले सकते हैं जहां राजनीतिक तटस्थता का अर्थ बड़ा लचीला है। क्यों भाई? स्थानीय संस्थाओं के चुनावों में भाग ले सकते हैं, किंतु इसके लिए अपने उच्चाधिकारी की अनुमति प्राप्त कर लेनी चाहिए। हाँ भाई, ये है, इस कारण लचीला है। वहाँ यह धारणा है कि स्थानीय विषय राजनीति से बाहर या मुक्त रहते हैं, इस कारण भी लचीला है। ऐसी व्यवस्था भी पाई जाती है। फिर आगे और देख लें।
ऑप्शन 7, स्थानीय संस्थाओं में अधिकारियों का सक्रिय सहयोग प्राप्त होने से उन क्षेत्रों के नागरिकों को लाभ होता है। ये इस कारण भी लचीला है और ये भी व्यवस्था पाई जाती है कहाँ पे? इंग्लैंड में। तो इंग्लैंड में लोक सेवक स्थानीय संस्थाओं की गतिविधियों में भाग ले सकते हैं, जहां राजनीतिक तटस्थता का अर्थ बड़ा लचीला है, क्योंकि वो भाग ले सकते हैं चुनाव में। ये राजनीति का विषय नहीं है। ये स्थानीय संस्थाओं में उच्च अधिकारी भाग लेते हैं, इससे लोगों को लाभ होता है। तो आपका उत्तर क्या सही होगा? ऑप्शन द, प्रश्न नंबर 218 का ऑप्शन द सही उत्तर है। अगले प्रश्न पे आ जाएं। प्रश्न नंबर 219। प्रश्न नंबर 219 देख लें भाई। संयुक्त राज्य अमेरिका में लोक सेवकों के राजनीतिक कार्यों पर निम्नलिखित कठोर प्रतिबंध लगाए गए हैं। अभी इंग्लैंड में आपसे बताया गया कि लोक सेवक स्थानीय संस्थाओं में भाग ले सकते हैं। और क्यों ले सकते हैं? ये एक लचीला है और उस लचीलेपन का उदाहरण दिया गया है कि लोक सेवक स्थानीय संस्थाओं में भाग ले सकते हैं। लोक सेवक के भाग लेने से लोगों को लाभ होता है और लोक सेवक को उसमें भाग लेने पे कोई मनाही नहीं है। लोक सेवक इंग्लैंड में स्थानीय संस्थाओं में भाग ले सकते हैं, इसलिए वहाँ पे लचीला है। अब संयुक्त राज्य अमेरिका में लोक सेवकों के राजनीतिक कार्यों पर निम्नलिखित कठोर प्रतिबंध लगाए गए हैं। क्यों भाई ऐसा है? ये कौन से प्रतिबंध हैं? कैसे प्रतिबंध लगाए गए हैं लोक सेवकों पर? ये आपको बताना है। चलिए ऑप्शन देखते हैं। लोक सेवक राजनीतिक दलों की कार्यवाहियों में सक्रिय भाग नहीं ले सकते हैं। हाँ भाई सही है, लोक सेवक राजनीतिक दलों की कार्यवाहियों में सक्रिय भाग नहीं ले सकते हैं। राजनीतिक मंच से राजनीतिक विचार प्रकट नहीं कर सकते हैं। सही। इस कारण से ये अमेरिका में कठोर प्रतिबंध लगाया गया है। ये कठोर प्रतिबंध है कि लोक सेवक राजनीतिक दलों के कार्यों में सक्रिय भाग नहीं ले सकते हैं। ये प्रतिबंध रहे। राजनीतिक मंच से राजनीतिक विचार प्रकट नहीं कर सकते, ये प्रतिबंध है। चुनाव अभियान का संचालन नहीं कर सकते, ऐसा भी प्रतिबंध लगाया गया है। तो प्रश्न नंबर 219 का उत्तर क्या हो जाएगा? ये अमेरिकी लोक सेवकों पर ये सारे प्रतिबंध लगाए गए हैं। तो उत्तर आपका क्या सही होगा? ऑप्शन द। प्रश्न नंबर 219 का ऑप्शन द आपका सही उत्तर है। अगले प्रश्न पे आ जाएं। प्रश्न नंबर 220। भारत में राजनीतिक तटस्थता का कतिपय क्षेत्रों में लचीलापन अपनाया गया है, जिसका नमूना है। भारत में राजनीतिक तटस्थता का कतिपय क्षेत्रों में लचीलापन अपनाया गया है, जिसका भाई क्या नमूना है? कतिपय विश्वविद्यालय अपने शिक्षकों को संसद और विधानमंडलों के चुनाव लड़ने की छूट देते हैं। एक तो यही नमूना है भाई, क्योंकि विश्वविद्यालय अपने शिक्षकों को संसद या विधानमंडलों के चुनाव लड़ने की छूट देते हैं। बात देख लें। उद्योगों में काम करने वाले लोक सेवक लोकसभा और विधानसभाओं का चुनाव लड़ सकते हैं, ऐसा छूट तो नहीं दिया गया है भाई। प्राथमिक स्कूलों के अध्यापक चुनावी राजनीति में सक्रिय हिस्सा लेते हैं? नहीं लेते हैं। वरिष्ठ अधिकारी राज्यसभा के सदस्य बन सकते हैं? नहीं बन सकते। तो आपका क्या सही है? प्रश्न नंबर 220 का ऑप्शन आ। कतिपय विश्वविद्यालय अपने शिक्षकों को
संसद और विधानमंडलों के चुनाव लड़ने की छूट देते हैं। तो प्रश्न नंबर 220 का ऑप्शन आपका सही उत्तर हो जाएगा। प्रश्न नंबर 221, ब्रिटिश लोक सेवा की एक विशेषता अनामता है, जिसका तात्पर्य है। ब्रिटिश लोक सेवा की एक विशेषता अनामता है, जिसका तात्पर्य है लोक सेवा राजनीतिक दृष्टि से तटस्थ हैं। लोक सेवा के सदस्य अपना कार्य कर्तव्य भावना से करते हैं, न कि किसी प्रकार के नाम कमाने या ख्यात पाने के लिए। लोक सेवा का कोई नाम नहीं होता या वह गुमनाम है। लोक सेवा अपना कर्तव्य नाम कमाने के लिए ही करते हैं। प्रश्न नंबर 221 का उत्तर देने का प्रयास करें। ब्रिटिश लोक सेवा की एक विशेषता अनामता है। ब्रिटिश लोक सेवा की एक विशेषता अनामता है, जिसका तात्पर्य क्या है? जिसका तात्पर्य है, इस अनामता का तात्पर्य है लोक सेवा के सदस्य अपना कार्य कर्तव्य भावना से करते हैं, न कि किसी प्रकार के नाम कमाने या ख्यात पाने के लिए करते हैं। प्रश्न नंबर 221 का ऑप्शन बा आपका सही उत्तर होगा। अगले प्रश्न पे आ जाएं। प्रश्न नंबर 222, लोक सेवा की अनामता से तात्पर्य है। लोक सेवा की अनामता से तात्पर्य है प्रशस्ति की चाह नहीं, निष्पक्षता, तटस्थता या व्यवसायिक। तो लोक सेवा की अनामता से क्या तात्पर्य है? भाई उत्तर देते रहें, उत्तर देने का प्रयास करें। इस कठिन प्रश्नों की श्रृंखला में इस सेशन में 23 प्रश्न हैं। कमेंट के माध्यम से बताएंगे कि इन कठिन प्रश्नों की श्रृंखला में आपके कितने प्रश्न सही हो रहे हैं, कितने प्रश्न आपके सही हुए, ये आप कमेंट के माध्यम से बताएंगे। ये कठिन प्रश्नों की श्रृंखला है, अधिक से अधिक प्रश्नों की श्रृंखला है। इसको सबसे पहले लाने का उद्देश्य कि इन प्रश्नों को भी आप भली भांति समझ लें, जान लें, जिन प्रश्नों की वजह से नियुक्ति पत्र नहीं मिलता, नियुक्ति पत्र मिलने की राह में रोड़ा बन जाते हैं ये प्रश्न। तो इन प्रश्नों को भी आपको सरल कर लेना है, याद कर लेना है, समझ लेना है। तो प्रश्न नंबर 222, लोक सेवा की अनामता से तात्पर्य है कि भाई लोक सेवकों को प्रशस्ति की चाह नहीं। लोक सेवा की अनामता से तात्पर्य है प्रशस्ति की चाह नहीं है। प्रश्न नंबर 222 का ऑप्शन आपका सही उत्तर होगा। अगले प्रश्न पे आ जाएं। प्रश्न नंबर 223, लोक सेवा की अनामता का अर्थ है। लोक सेवा की अनामता का अर्थ है लोक सेवकों को नाम की कोई चाह या परवाह नहीं होनी चाहिए। लोक सेवकों को व्यक्तिगत प्रचार या विज्ञापन बाजी से बचना चाहिए। वे सारा कार्य मंत्रियों के नाम से करते हैं, अतः सारी कीर्ति या अपकीर्ति मंत्रियों को प्राप्त होनी चाहिए, न कि लोक सेवकों को। उपर्युक्त सभी तो प्रश्न नंबर 223, लोक सेवा की अनामता का क्या अर्थ है भाई? तो लोक सेवकों को नाम की कोई परवाह या चाह नहीं होनी चाहिए। लोक सेवकों को व्यक्तिगत प्रचार या विज्ञापन बाजी से बचना चाहिए। वे सारा कार्य मंत्रियों के नाम से करते हैं, अतः सारी कीर्ति या अपकीर्ति मंत्रियों से प्राप्त होनी चाहिए, ना कि लोक सेवकों से। तो ये तीनों अनामता के अर्थ हैं। तो आपका उत्तर क्या सही होगा? ऑप्शन दा। ऑप्शन दा आपका सही उत्तर है। प्रश्न नंबर 223 का ऑप्शन दा सही उत्तर है। अगले प्रश्न पे आ जाएं। प्रश्न नंबर 224, निम्नलिखित में से ऐसा कौन सा देश है जहां लोक सेवकों को संसदीय चुनाव में भाग लेने की बहुत
अधिक छूट है? निम्नलिखित में से ऐसा कौन सा देश है जहां लोक सेवकों को संसदीय चुनाव में भाग लेने की बहुत अधिक छूट है? तो ये फ्रांस में छूट है, या इंग्लैंड में छूट है, या अमेरिका में छूट है, या भारत में छूट है? भाई प्रश्न नंबर 224 का उत्तर देने का प्रयास करें। लोक सेवकों को संसदीय चुनाव में भाग लेने की बहुत अधिक छूट कहां पर है? तो भाई ये छूट फ्रांस में है। फ्रांस में ऐसी छूट है, फ्रांस में लोक सेवक संसदीय चुनाव में भाग ले सकते हैं। प्रश्न नंबर 224 का ऑप्शन आपका सही उत्तर होगा। अगले प्रश्न पे आ जाएं। प्रश्न नंबर 225, भारत के लोक सेवकों को बस एक ही राजनीतिक अधिकार प्राप्त है और वह है, भारत के लोक सेवकों को एक राजनीतिक अधिकार प्राप्त है, उस अधिकार का नाम आपको बताना है। तो कौन से अधिकार हैं? चलो देखते हैं ऑप्शन। किसी राजनीतिक दल को चंदा देना? नहीं भाई, भारत के लोक सेवक किसी राजनीतिक दल को चंदा नहीं दे सकते हैं। चुनाव में मतदान करना? हाँ, चुनाव में मतदान कर सकते हैं। राजनीतिक आंदोलन में भाग लेना? नहीं ले सकते हैं। राजनीतिक दल का सदस्य होना? नहीं हो सकते हैं। और भारत में लोक सेवकों को बस एक ही राजनीतिक अधिकार प्राप्त है, वह है चुनाव में मतदान करना। प्रश्न नंबर 225 का ऑप्शन बा आपका सही उत्तर होगा। अगले प्रश्न पे आ जाएं। प्रश्न नंबर 226, कर्मचारियों के विवादों का निपटारा करने के लिए किसकी स्थापना की गई थी? कर्मचारियों के विवादों का निपटारा करने के लिए किसकी स्थापना की गई थी? फुलटन समिति की, या ह्यूटले परिषद की, या हूवर कमीशन की, या मास्टरमाइंड समिति की? कर्मचारियों के विवादों का निपटारा करने के लिए किसकी स्थापना की गई? उत्तर देने का प्रयास करें। फुलटन समिति, ह्यूटले परिषद, हूवर कमीशन, या मास्टरमाइंड समिति? तो कर्मचारियों के विवादों का निपटारा करने के लिए ह्यूटले परिषद की स्थापना की गई। ह्यूटले परिषद। प्रश्न नंबर 226 का ऑप्शन बा आपका सही उत्तर होगा। कर्मचारियों के विवादों का निपटारा करने के लिए ह्यूटले परिषद की स्थापना की गई। अगले प्रश्न पे आ जाएं। प्रश्न नंबर 227, ब्रिटिश सरकार ने लोक सेवकों के विवादों के निपटारे हेतु ह्यूटले परिषद की स्थापना का निर्णय किया। कब किया भाई? ब्रिटिश सरकार ने लोक सेवकों के विवादों के निपटारे हेतु ह्यूटले परिषदों की स्थापना का निर्णय किया। कब किया? 1909 में किया, या 1919 में, या 1929 में, या 1939 में? प्रश्न नंबर 227 का उत्तर देने का प्रयास करें भाई। ब्रिटिश सरकार ने लोक सेवकों के विवादों के निपटारे हेतु ह्यूटले परिषद की स्थापना का निर्णय कब किया? 1919 में किया। प्रश्न नंबर 227 का ऑप्शन बा आपका सही उत्तर होगा। अगले प्रश्न पे आ जाएं। राष्ट्रीय स्तर की ह्यूटले परिषद में कितने सदस्य होते हैं? राष्ट्रीय स्तर की ह्यूटले परिषद में कितने सदस्य होते हैं? 27 सदस्य, या 37 सदस्य, या 47 सदस्य, या 54 सदस्य? प्रश्न नंबर 228 का उत्तर देने का प्रयास करें भाई। राष्ट्रीय स्तर की ह्यूटले परिषद में कितने सदस्य होते हैं? तो ये सदस्यों की संख्या होती है 54। प्रश्न नंबर 228 का ऑप्शन द आपका सही उत्तर होगा। अगले प्रश्न पे आते हैं। यदि ह्यूटले परिषद किसी विवाद का निपटारा ना कर सके तो विवाद किसे सौंपा जाएगा? प्रश्न नंबर 229,
यदि ह्यूटले परिषद किसी विवाद का निपटारा न कर सके तो विवाद किसे सौंपा जाता है, ये आपसे पूछा जा रहा। ये विवाद फिर लॉर्ड सभा को सौंपा जाएगा या प्रिवी परिषद को सौंपा जाएगा या सिविल एवं पंच निर्णय न्यायाधिकरण को सौंपा जाएगा या मंत्रिमंडल को सौंपा जाएगा। यदि ह्यूटले परिषद किसी विवाद का निपटारा न कर सके तो विवाद किसे सौंपा जाता है, तो भाई तब ये विवाद सौंपा जाएगा सिविल सेवा पंच निर्णय न्यायाधिकरण को। भाई प्रश्न नंबर 229 का ऑप्शन सा आपका सही उत्तर होगा। यदि ह्यूटले परिषद किसी विवाद का निपटारा न कर सके तो विवाद सौंपा जाएगा सिविल सेवा पंच निर्णय न्यायाधिकरण को। प्रश्न नंबर 229 का ऑप्शन सा आपका सही उत्तर होगा। प्रश्न नंबर 230 भारत में ह्यूटले परिषदों की भांति नियोक्ता कर्मचारी विवादों के निपटारे हेतु द्वितीय वेतन आयोग ने किसकी सिफारिश की थी। प्रश्न नंबर 230 का भाई उत्तर दें। भारत में ह्यूटले परिषदों की भांति नियोक्ता कर्मचारी विवादों के निपटारे हेतु द्वितीय वेतन आयोग ने किसकी सिफारिश की थी। स्टाफ काउंसिल की या संयुक्त परामर्शदात्री यंत्र की या केंद्रीय प्रशासनिक न्यायाधिकरण की या केंद्रीय सतर्कता आयोग की। प्रश्न नंबर 230 भारत में ह्यूटले परिषदों की भांति नियोक्ता कर्मचारी विवादों के निपटारे हेतु द्वितीय वेतन आयोग ने किसकी सिफारिश की थी, तो ये सिफारिश की थी संयुक्त परामर्शदात्री तंत्र की। प्रश्न नंबर 230 का ऑप्शन बा आपका सही उत्तर होगा। प्रश्न नंबर 231 पे आ जाएं। भारत में संयुक्त परामर्शदात्री तंत्र एक द्विस्तरीय है या त्रिस्तरीय व्यवस्था है या 6 स्तरीय व्यवस्था है या 7 स्तरीय व्यवस्था है। भारत में संयुक्त परामर्शदात्री तंत्र एक द्विस्तरीय व्यवस्था है या त्रिस्तरीय व्यवस्था है या 6 स्तरीय व्यवस्था है या 7 स्तरीय व्यवस्था है। प्रश्न नंबर 231 का उत्तर देने का प्रयास करें भाई। भारत में संयुक्त परामर्शदात्री तंत्र एक त्रिस्तरीय व्यवस्था है, त्रिस्तरीय। प्रश्न नंबर 231 का ऑप्शन बा आपका सही उत्तर हो जाएगा। अगले प्रश्न पे आ जाएं। भारत से संबंधित नहीं है, इसमें कौन सी बोर्ड या परिषद या तंत्र कौन सा ऐसा है जो भारत से संबंधित नहीं है। ये मध्यस्थता बोर्ड है या संयुक्त परामर्शदात्री तंत्र है या स्टाफ काउंसिल है या ह्यूटले परिषद है। प्रश्न नंबर 232 का उत्तर दे भाई। भारत से संबंधित नहीं है, मध्यस्थता बोर्ड, संयुक्त परामर्शदात्री तंत्र, स्टाफ काउंसिल या ह्यूटले परिषद। तो भारत से संबंधित है मध्यस्थता बोर्ड, संयुक्त परामर्शदात्री तंत्र, स्टाफ काउंसिल। यहाँ पूछा जा रहा संबंधित नहीं है, तो ह्यूटले परिषद संबंधित नहीं है। प्रश्न नंबर 232 का ऑप्शन द आपका सही उत्तर हो जाएगा। अगले प्रश्न पे आते हैं। ह्यूटले परिषदें क्या हैं। ह्यूटले परिषदें क्या हैं। प्रशासनिक अदालतें हैं, प्रशिक्षण संस्थाएं हैं, मालिक कर्मचारी सलाहकार समितियां हैं या मजदूर संगठन हैं। प्रश्न नंबर 233 का उत्तर देने का प्रयास करें भाई। प्रश्न नंबर 233। चलिए भाई बताने का प्रयास करें। ह्यूटले परिषदें क्या हैं। तो ह्यूटले परिषदें मालिक कर्मचारी सलाहकार समितियां हैं भाई। प्रश्न नंबर 233।
हेठले परिषद क्या है? मालिक कर्मचारी सलाहकार समितियां हैं। प्रश्न नंबर 233 का ऑप्शन सा आपका सही उत्तर हो जाएगा। प्रश्न नंबर 234, हेठले का सिद्धांत पाया जाता है भारत में या फ्रांस में या यूके में या यूएसए में? सिद्धांत की बात हो रही भाई। नीचे दिए गए कोटों में से सही उत्तर चुनिए। तो ऑप्शन 1 2 2 3 3 4 1 3। यहाँ आप देखते हैं हेठले परिषद या हेठलेवाद का सिद्धांत किन देशों में पाया जाता है? तो एक तो ये भारत में पाया जाता है, फ्रांस में नहीं पाया जाता, यूके में पाया जाता है, यूएसए में नहीं पाया जाता। 1 और 3 भारत और यूके में पाया जाता है। अब कोट देख लेते हैं, 1 3 यानी कि ऑप्शन दा। प्रश्न नंबर 234 का ऑप्शन दा आपका सही उत्तर हो जाएगा। अगले प्रश्न पे आ जाएं। प्रश्न नंबर 235 और इस सेशन का लास्ट प्रश्न, इस टॉपिक का लास्ट प्रश्न। 4 सेशन आपके पास पहुंच गया है। ये 5वां सेशन है। इस टॉपिक का ये लास्ट सेशन है। इस टॉपिक का ये लास्ट प्रश्न है। और चलते हैं, देखते हैं ये कौन सा प्रश्न है। हेठले परिषद का स्तर नहीं है। ये राष्ट्रीय परिषद नहीं है, या राज्य परिषद नहीं है, या विभागीय परिषद नहीं है, या जिला या क्षेत्रीय परिषद नहीं है। प्रश्न नंबर 235 का उत्तर दें भाई। हेठले परिषद का स्तर नहीं है। राष्ट्रीय परिषद, राज्य परिषद, विभागीय परिषद या जिला या क्षेत्रीय परिषद। तो हेठले परिषद का स्तर नहीं है। राज्य परिषद भाई, हेठले परिषद का स्तर नहीं है, राज्य परिषद। प्रश्न नंबर 235 का ऑप्शन ब आपका सही उत्तर हो जाएगा। इसी प्रश्न के साथ इस सेशन का समापन करते हैं। आपके उज्जवल भविष्य की कामना करते हुए आप अगले सेशन में हम फिर मिलेंगे आपसे। धन्यवाद।